आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। इस चैनल पर जितनी भी कहानियाँ आती हैं वो मेरी खुद की वॉइस में होती है और इनकी स्क्रिप्ट हमारे राइटर टीम द्वारा लिखी जाती है। तो इस चैनल पर आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल ओरिजिनल मिलेगी। और हाँ दोस्तों, नई कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, हम आपको कहानी के मुख्य पात्र हमारी हीरोइन और हीरो का परिचय करवाते हैं। ये है प्यारी और स्वीट सी मीरा, जो कि हमारी कहानी की हीरोइन है। मीरा एक अनाथ आश्रम में रहती है जिसका इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, लेकिन दिखने में हमारी मीरा किसी बार्बी डॉल से कम नहीं दिखती है। एक बेहद मासूम सा खूबसूरत चेहरा, डार्क ब्राउन बड़ी बड़ी आंखें, दूध सा गोरा रंग, रेड लिप्स, एक बेदाग सा चेहरा। कोई पहली बार देखे तो बार्बी डॉल ही बोले उसको। बालों की पोनीटेल बनाई हुई, बाल ज़्यादा लंबे नहीं लेकिन ब्राउन, जो उसकी आंखों के साथ मिलते थे, जिसकी वजह से उसका बार्बी जैसी लुक आती थी। और ये है हमारी कहानी की क्यूट सी हीरोइन मीरा। अब चलिए हमारी कहानी के हम दूसरे पात्र अर्थात हमारे हीरो से मिलते हैं, जिस पर तो आप सब फिदा होने वाले हैं। इनका नाम है अनंत राठौड़। कॉलेज का वो नाम जिसे हर कोई जानता था, लेकिन समझना किसी के बस की बात नहीं थी। अपने रोबदार और थोड़े घमंडी स्वभाव के कारण ये हमेशा चर्चा में रहते हैं। उसकी पर्सनैलिटी इतनी आकर्षक थी कि लोग उसे बस देखते ही रह जाते, खासकर लड़कियां। लेकिन अनंत ने कभी किसी पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। वो अपनी ही दुनिया में मग्न रहने वाला इंसान था। दिल्ली के नामी मेडिकल कॉलेज का फाइनल ईयर स्टूडेंट अनंत हर मायने में सबसे अलग था। पढ़ाई में उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अब तक कोई भी उसके रिकॉर्ड्स के आसपास भी नहीं पहुंच पाया था। कॉलेज में उसका दबदबा साफ दिखाई देता था और हेड बॉय होने के नाते उसकी बात को कोई नज़रअंदाज नहीं करता था। एक बेहद अमीर परिवार का इकलौता वारिस होने के बावजूद वो बेवजह किसी से उलझना पसंद नहीं करता था, लेकिन अगर कोई उसे चुनौती दे दे तो पीछे तो वो हटने वालों में से नहीं था। उसकी ज़िंदगी में अगर किसी पर उसे भरोसा था तो वो था उसका सबसे अच्छा दोस्त रुद्र। दोनों की दोस्ती पूरे कॉलेज में मिसाल मानी जाती थी। जहां अनंत का स्वभाव थोड़ा सख्त और दूरी बनाए रखने वाला था, वहीं रुद्र का अंदाज मिलनसार था। खासकर लड़कियों से जुड़े मामलों में अनंत सिर्फ फैसले लेता था और बात समझाने का काम सिर्फ ही करता था। कॉलेज की कई लड़कियां अनंत की दीवानी थी, लेकिन उसे कभी इन बातों से फर्क नहीं पड़ा। शायद उसकी यही अनदेखी और रोब ही उसे बाकी सबसे अलग बनाते हैं। तो देखते हैं अब कैसे होती है इन दो अलग दिशाओं वाले लोगों के बीच प्यार की शुरुआत। तो चलिए प्यारी सी कहानी आज से शुरू करते हैं। दिल्ली शहर के एक शांत से इलाके में एक पुराना लेकिन बहुत ही सलीके से संभाला हुआ अनाथ आश्रम था। उसके लोहे के गेट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इंदिरा गांधी अनाथ आश्रम। बाहर से देखने पर वो अनाथ आश्रम बहुत ही साधारण लगता था। दीवारों का पेंट कई जगह से उखड़ चुका था और गेट भी थोड़ा पुराना हो चुका था, लेकिन जैसे ही कोई अंदर कदम रखता वहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग दिखाई देता था। आश्रम का आंगन बहुत ही साफ सुथरा था। चारों तरफ छोटे छोटे पौधे और रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे, जिनकी खुशबू पूरे माहौल को ताजगी से भर देती थी। आंगन के पास ही एक बड़ा सा मैदान था जहाँ मुलायम हरी घास फैली हुई थी। कुछ बच्चे वहाँ हंसी खुशी खेल रहे थे, जबकि कुछ बच्चे चटाई बिछाकर पढ़ाई में लगे हुए थे।
आंगन के सामने ही आश्रम के अंदर जाने का रास्ता था। अंदर एक बड़ा सा हॉल बना हुआ था। शायद वहीं सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते थे। दीवारों के किनारे किनारे चटाइयाँ बिछी हुई थी और एक तरफ से किचन भी उसी हॉल से जुड़ा हुआ था। हॉल के पास ही एक बड़ा सा कमरा था जहाँ बच्चों के सोने के लिए कई बड़े बेड लगे हुए थे। कुछ बेड ऐसे बने थे जिनके ऊपर सीढ़ियाँ लगी हुई थी ताकि एक ही जगह पर 3 बच्चे सो सके। आश्रम के ऊपर वाले हिस्से में 4-5 छोटे-छोटे कमरे बने हुए थे। उन्हीं कमरों में से एक कमरे में 2 लड़कियां रहती थी। कमरे में 2 सिंगल बेड और एक बड़ी अलमारी रखी हुई थी। कमरा बहुत ही साधारण था लेकिन बेहद ही साफ-सुथरा। एक लड़की अपने बेड पर बैठकर किताब पढ़ रही थी जबकि दूसरी लड़की उसके सामने खड़ी होकर उससे बहस कर रही थी। किताब पढ़ने वाली लड़की का नाम था मीरा। मीरा की आंखों में एक अलग ही चमक थी, सादगी से भरी हुई, शांत स्वभाव की, लेकिन अपने सपनों के लिए बहुत जिद्दी। दूसरी लड़की थोड़ी नाराज होकर बोली, मीरा, तुम फिर से किताब लेकर बैठ गई। तुम्हें पता है ना, आज हमें बच्चों को मैदान में ले जाना है। मीरा ने हल्के से मुस्कान के साथ किताब बंद की और बोली, बस 5 मिनट और ये चैप्टर पूरा कर लो फिर चलते हैं। दूसरी लड़की ने माथा पकड़ते हुए कहा, सच में मीरा, तुम्हारा ये पढ़ाई वाला जुनून ना एक दिन तुम्हें बहुत दूर लेकर जाएगा। मीरा ने खिड़की से बाहर मैदान में खेलते बच्चों को देखा और धीमे से बोली, मैं बस इतना चाहती हूँ कि एक दिन इस आश्रम का नाम पूरे शहर में रोशन हो। कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई थी लेकिन वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। मीरा की दोस्त जो अभी तक उससे बहस कर रही थी थोड़ा नरम पड़ते हुए बोली, मीरा, चलना आज बाहर चलते हैं। 3 दिन बाद हमारा कॉलेज शुरू होने वाला है और हमारे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। मीरा ने धीरे से किताब बंद की और उसकी तरफ देखा। आरवी ने आगे कहा, दाऊ ने कुछ पैसे भी दिए हैं। सोच रही हूँ सरोजनी नगर से कुछ अच्छे से कपड़े ले आते हैं, वरना कॉलेज में सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। मीरा कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में वही सादगी और गहराई थी जैसे वो हर चीज को सोच समझकर फैसला करती हो। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आरवी, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना मुझे अच्छा नहीं लगता। जो है उसी में काम चला लेते हैं ना। आरवी तुरंत उसके पास आकर बेड पर बैठ गई। अरे पागल, ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, कॉलेज है, थोड़ा अच्छा दिखना भी ज़रूरी होता है। मीरा ने सिर झुकाकर हल्के से मुस्कान दी। आरवी ने उसे मनाने के अंदाज में कहा, और वैसे भी हम सरोजनी नगर ही तो जा रहे हैं, वहाँ कम पैसों में भी बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। दाऊ ने जो पैसे दिए हैं वो भी तो इसी दिन के लिए दिए हैं। मीरा ने उसकी बात सुनी और फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे थे। उनकी हंसी जैसे मीरा के दिल को छू गई। वो धीरे से बोली, ठीक है चलते हैं। आरवी की आंखें चमक उठी। सच में तू मना नहीं करेगी अब? मीरा हल्का सा हंस पड़ी। एक शर्त पर, आरवी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। अब क्या शर्त है? मीरा ने शरारती अंदाज में कहा, जल्दी वापस आएंगे, मुझे शाम को काम पर भी जाना है। आरवी ने हैरानी से पूछा, आज भी? तो कब तक ऐसे ही सब संभालते रहेगी? मीरा ने धीरे से जवाब दिया, जब तक जरूरत है। उसकी आंखों में एक बार फिर वही जुनून साफ नजर आ रहा था। आरवी अचानक खुशी से उछल पड़ी और मीरा को गले लगाते हुए बोली, थैंक यू मेरी जान, तू ना दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त है। मीरा हल्के से हंस दी। अच्छा बस बस, अब जल्दी तैयार हो जा वरना तू लेट ही करवा देगी। दोनों हंसते हुए बेड से उठ खड़ी हुई। मीरा और आरवी की हाइट लगभग बराबर की थी, करीब 5 फीट 5 इंच। आरवी का रंग थोड़ा सांवला था लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो उसकी खूबसूरती को और निखार देती थी। दोनों ने जल्दी जल्दी अपनी अलमारी खोली और कपड़े निकालने लगी। मीरा के पास ज़्यादा फैंसी कपड़े नहीं थे,
उसे सादगी पसंद थी और सबसे ज़्यादा सुकून उसे सूट और कुर्तियों में ही मिलता था। कुछ देर सोचने के बाद मीरा ने एक मैरून रंग की सिंपल लॉन्ग कुर्ती निकाल ली। तैयार होते वक्त भी उसकी सादगी साफ झलक रही थी। उसने हाथ में एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी घड़ी पहनी, कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स डाले, अपनी भूरी आंखों में हल्का सा काजल लगाया और होठों पर हल्की सी लिप ग्लास। बालों को उसने सादे से पोनीटेल में बांध लिया, लेकिन चेहरे के पास की 2 लटें जानबूझकर खुली छोड़ दी। तैयार होकर जब उसने खुद को शीशे में देखा तो कुछ पल के लिए वहीं ठहर गई। न ज़्यादा सजा धजा अंदाज, न कोई दिखावा, फिर भी उसकी सादगी में एक अलग ही खूबसूरती थी। तो दोस्तों, अब आप भी समझ गए होंगे कि हमारी इस कहानी की हीरोइन मीरा कितनी खूबसूरत लगती है अपनी सादगी में भी। वो शीशे में देखकर हल्का सा मुस्कुराई और उस मुस्कान में जैसे उसके सारे सपने झलक रहे थे। उधर आरवी भी तैयार होकर उसके पास आई और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, ओहो मीरा जी, आज तो कॉलेज शुरू होने से पहले ही किसी का दिल ले जाओगी। मीरा ने शर्माते हुए कहा। आरवी, पागल है क्या, चल अब देर हो रही है। दोनों ने जल्दी से अपना छोटा सा बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। उन्हें क्या पता था, आज का ये छोटा सा बाहर जाना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। तैयार होने के बाद मीरा ने अपना छोटू सा पिट्ठू बैग उठाया और अलमारी खोली। अंदर से कुछ नोट निकाले और संभाल कर बैग में रख लिए। फिर वो बेड के कोने पर बैठकर आरवी का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में आरवी भी तैयार होकर बाहर आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कमरे से निकलकर सीढ़ियां उतर गई। नीचे हॉल में लगभग 50-55 साल की एक महिला कुर्सी पर बैठी थी। उन्होंने साधारण सा सलवार सूट पहना हुआ था। हाथ में एक पतली सी छड़ी थी। उनके सामने चटाई पर 6-7 छोटे बच्चे बैठे थे जो किताबों में सिर झुकाए पढ़ने का नाटक कर रहे थे। जैसे ही मीरा और आरवी वहां पहुंची, दोनों शरारती अंदाज में पीछे से आकर उस महिला से लिपट गई। महिला, जिसे सब दाऊ कहते थे, हल्का सा मुस्कुरा उठी। मीरा को देखते ही बच्चों के चेहरे पर राहत की चमक आ गई, मानो किसी ने उन्हें बचा लिया हो। सबके चेहरे खिल उठे। मीरा ने दाऊ को छोड़ते हुए मासूम सा चेहरा बनाया और थोड़ी शिकायत भरे लहजे में बोली, दाऊ, आप फिर से मेरे बच्चों को डांट रही हो। दाऊ ने बोहे चढ़ाते हुए बच्चों की तरफ देखा और बोली, तेरे ये नटखट बच्चे आज स्कूल बिना होमवर्क किए गए थे। उनकी मैडम का फ़ोन आया था मेरे पास। ये सुनते ही मीरा ने दोनों हाथ कमर पर रख लिए और नकली गुस्से में बच्चों की तरफ देखने लगी। मीरा की नज़र पड़ते ही सारे बच्चे तुरंत दांत दिखाकर मुस्कुरा दिए, जैसे अपनी गलती को मासूमियत में छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मीरा ने थोड़ा सख्त बनने की कोशिश करते हुए कहा, क्यों नहीं किया होमवर्क? मैंने कल ही तो समझाया था तुम सबको। तभी एक छोटा सा बच्चा धीरे से खड़ा हुआ और मासूमियत से बोला, दीदी, आप कल जल्दी काम पर चली गई थी, हमें पढ़ाने वाला कोई था ही नहीं। उसकी बात सुनते ही माहौल में हल्की सी खामोशी छा गई। मीरा, आरवी दीदी थी ना यहाँ, उनसे ले लेते हेल्प। दूसरा बच्चा आरवी को घूरकर, हमें नहीं चाहिए आरवी दीदी की हेल्प, वो हेल्प कम करती है और मारती ज़्यादा है। आरवी ने जैसे ही सुना वो बच्चों की तरफ बढ़ते हुए गुस्से से बोली, रुक विशु के बच्चे, अभी बताती हूँ तुझे, मारती हूँ मैं। मीरा जल्दी से आरवी को पकड़ते हुए बोली, क्या कर रही है आरवी, बच्चा है वो। आरवी विशु को घूरकर, ये शैतान एक नंबर का बच्चा लगता है तुझे, पता है कितना तंग करता है मुझे। तेरे साथ तो सब बच्चे अच्छे से रहते हैं, मुझे ही तंग करते हैं सब। मीरा मुस्कुराकर आरवी को साइड में लाते हुए, हाँ तो ये क्या हुआ, तंग करते हैं तो प्यार तो बहुत करते हैं ना सब हमसे। दाव ने दोनों को गौर से देखा और हल्की सख्ती के साथ बोली, अब तुम दोनों को देर नहीं हो रही क्या? जाओ जल्दी और समय से वापस भी आ जाना। दाव की बात सुनते ही मीरा और आरवी को अचानक याद आया कि उन्हें बाजार जाना है। मीरा ने तुरंत बच्चों की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा बच्चों, हमें लोग मार्केट जा रहे हैं, किसी को कुछ चाहिए?
बस फिर क्या था? सारे बच्चे एक साथ उछल पड़े और जोर से बोले, चॉकलेट चॉकलेट। उनकी एक साथ गूंजती आवाज सुनकर मीरा और आरवी दोनों हंस पड़ी। मीरा ने प्यार भरी नजरों से सबको देखा, फिर दाऊ के पास आकर बोली, दाऊ हम अभी जाकर आते हैं। दाऊ ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। मीरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी दाऊ। और फिर मीरा और आरवी दोनों बच्चों को हाथ हिलाते हुए वहां से निकल गई। पीछे से बच्चों की खुशी भरी आवाज अभी भी गूंज रही थी, दीदी चॉकलेट लाना मत भूलना। मीरा और आरवी सबको हाथ हिलाकर बाय बोलते हुए आश्रम से बाहर निकल गई। कुछ देर तक दोनों पैदल ही चलती रही, फिर उन्हें एक ऑटो मिल गया। दोनों उनमें बैठकर मार्केट की तरफ निकल पड़ी। आज दोनों के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। काफी समय बाद वो शॉपिंग के लिए जा रही थी। ऊपर से 2 दिन बाद कॉलेज भी शुरू होने वाला था, तो एक्साइटमेंट और भी ज्यादा थी। करीब 10 मिनट तक ऑटो चलता रहा, तभी अचानक झटके से रुक गया। आरवी ने हैरानी से ड्राइवर की तरफ देखा और बोली, अरे भैया इतनी जल्दी पहुंच भी गए क्या? ऑटो ड्राइवर ने शीशे में देखते हुए जवाब दिया, नहीं मैडम, आगे भारी जाम लगा हुआ है, आप बैठिए मैं देखकर आता हूँ। इतना कहकर वो नीचे उतर गया। आरवी ने चिढ़ते हुए सिर पकड़ा, उफ यार हम पहले ही लेट है और ये जाम, दिल्ली में तो जैसे ट्रैफिक रोज का ड्रामा है। मीरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसे शांत किया, अरे रिलैक्स, भैया देखने गए हैं ना, अभी पता चल जाएगा। दोनों चुपचाप ऑटो में बैठकर इंतजार करने लगी। करीब 5 मिनट बाद ड्राइवर वापस आया। थोड़ी हंसी दबाते हुए बोला, मैडम जी थोड़ा टाइम लगेगा, आगे कोई अमीर घर का बिगड़ा लड़का किसी से सड़क पर ही लड़ाई कर रहा है, उसी की वजह से जाम लगा है। आरवी ने आंखें घुमाते हुए कहा, सच में यार, इन अमीर लोगों के भी अजीब शौक होते हैं, लड़ेंगे ये और परेशान हम जैसे लोग होते हैं। मीरा बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखती रही, लेकिन उसकी नज़र अब ऑटो के बाहर उस भीड़ की तरफ चली गई थी जैसे कुछ होने वाला हो। मीरा ने हल्का सा घबराया हुआ चेहरा बनाते हुए ड्राइवर से पूछा, भैया आपने देखा क्या, क्यों लड़ रहे हैं वो लोग? ऑटो ड्राइवर ने कंधे उचकाते हुए कहा, नहीं मैडम, इतना तो नहीं पता, बस इतना देखा कि 2 लड़के आपस में भिड़े हुए हैं। ये सुनकर मीरा और आरवी दोनों थोड़ा उदास और परेशान होकर चुपचाप बैठ गई। 5 मिनट और बीत गए, लेकिन जाम वैसा का वैसा ही था। अब आरवी का सब्र जवाब दे चुका था। उसने झुंझलाते हुए ऑटो का दरवाजा खोला और नीचे उतरते हुए बोली, मीरा तू यहीं बैठ, मैं जाकर देखती हूँ आखिर कितना टाइम लगेगा। इतना कहकर वो तेज कदमों से भीड़ की तरफ बढ़ गई। लेकिन आरवी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मीरा ने माथे पर हाथ रख लिया और घबराते हुए खुद से बुदबुदाई, ये आरवी भी ना, क्या जरूरत थी ऐसी लड़ाई झगड़ा देखने की? अगर उसे कुछ हो गया तो? उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार वो भी जल्दी से ऑटो से उतरी और आरवी के पीछे पीछे भीड़ की तरफ बढ़ गई। भीड़ काफी ज्यादा थी। लोग धक्का मुक्की करते हुए आगे देखने की कोशिश कर रहे थे। मीरा थोड़ी दूरी पर ही रुक गई। उसे बचपन से ही लड़ाई झगड़ों से बहुत डर लगता था, इसीलिए वो ज्यादा अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने गर्दन ऊंची करके इधर-उधर देखा, आरवी कहाँ है तू? लेकिन उसे आरवी कहीं नजर नहीं आई। दिल की धड़कन तेज हो गई। थोड़ा साहस जुटाकर मीरा धीरे धीरे आगे बढ़ी। भीड़ को हल्का सा साइड करते हुए उसने सामने देखने की कोशिश की, और जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़ी वो एकदम से सन्न रह गई। उसकी आंखें डर से फैल गई। सामने जो हो रहा था उसने मीरा के पैरों तले जमीन ही खींच ली। सामने 2 लड़के एक दूसरे का कॉलर पकड़े खड़े थे। दोनों के चेहरे मीरा को अभी नहीं दिख रहे थे। एक की उसकी तरफ पीठ थी तो दूसरे का चेहरा पहले लड़के के सामने होने से छुपा हुआ था। मीरा ये सीन देखकर डरने लगी। तभी एक लड़के ने दूसरे लड़के के मुंह पर पंच मार दिया और वो थोड़ा नीचे झुक गया। मीरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए और उसकी भूरी आंखें बड़ी-बड़ी होकर आंसुओं से भरने लगी। मीरा ने हैरानी से उस लड़के की तरफ देखा जिसने पंच मारा था। एक बेहद हैंडसम लड़का था।
हाइट 6 फीट होगी, वाइट टी शर्ट, ब्लैक जींस, पैरों में ब्लैक हाई बूट्स पहने हुए थे। उसकी गहरी काली आंखें, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, गोरा रंग, शार्प जॉलाइन, काले माथे पर आधे सिल्की बाल, चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा लिए दूसरे लड़के को देख रहा था जिसको उसने पंच मारा था, लेकिन उस गुस्से में भी बेहद हसीन लग रहा था वो। मीरा हैरानी से उस लड़के को देखे जा रही थी, आंखों से उसके आंसू निकलने ही वाले थे। मीरा ने रेड कलर पहना हुआ था, उस लड़की को अट्रैक्ट कर गया। उसने एक सरसरी नज़र सामने देखा तो कुछ सेकंड ही वो जम गया। वो लड़की भीड़ में सबसे अलग लग रही थी। वो इकलौती थी जो ये सब देखकर डर रही थी, लेकिन बहुत ही मासूम भी लग रही थी। लड़का बस एकटक उसे देखने लगा। वो कोई और नहीं, हमारा हीरो अनंत ही था। मीरा भी आंखों में आंसू लिए अनंत को देख रही थी। तभी मौके का फायदा उठाकर दूसरे लड़के ने अनंत के चेहरे पर पंच मार दिया। ये देखकर मीरा एकदम से चीखी और 2 कदम पीछे हो गई। जैसे ही अनंत ने मीरा का पूरा चेहरा देखा तो बस वो रुकती हुई दुनिया उसको दुनिया बस रुकती हुई महसूस हुई। मीरा के मासूम से चेहरे में वो खो सा गया। वो थी भी इतनी खूबसूरत, दूर से देखने में वो एकदम डोल ही लगती थी। ऊपर से उसका घबराया हुआ चेहरा अनंत को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। मीरा की आंखों से आंसुओं की धारा बाहर निकल गई। पता नहीं क्यों मीरा की आंखों में आंसू देखकर अनंत को बेचैनी सी होने लगी। उसका डरा हुआ चेहरा उसे अंदर से कुछ अजीब सा महसूस कराने लगा। उस पंच से उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मीरा के डरे हुए चेहरे को देखकर उसे अंदर से कुछ अलग ही एहसास होने लगा। तभी दूसरा लड़का फिर से अनंत पर हाथ उठाने ही वाला था कि अनंत ने बीच में ही उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी मीरा पर ही टिकी हुई थी। ये देखकर इस बार अनंत को चोट नहीं लगी। मीरा ने तुरंत अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए और राहत की एक गहरी सांस ली। उसकी ये हरकत देखकर अनंत के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसकी मुस्कान ऐसी थी कि कोई भी लड़की उसे देखकर अपना दिल हार बैठी। लेकिन जिसके लिए वो मुस्कुरा रहा था वो तो अभी भी डरी सहमी सी खड़ी थी। अनंत ने एक बार गहराई से मीरा को देखा, फिर धीरे धीरे अपनी नज़र उस लड़के की तरफ घुमा दी। वो उसके बिल्कुल करीब गया, उसकी आंखों में सीधा देखते हुए ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज़ में बोला, अगर वो यहाँ खड़ी डर नहीं रही होती तो अभी तुझे समझ आता कि अनंत सिंह राठौड़ पर हाथ उठाने की कीमत क्या होती है। अब सीधा सीधा उन अंकल का नुकसान भर और दफ़ा हो जाए यहाँ से। अनंत की आवाज़ इतनी सख्त और ख़तरनाक थी कि सामने खड़ा लड़का एक पल के लिए सच में सहम गया। उसकी आंखों में डर साफ नज़र आ रहा था, लेकिन अगले ही पल वो अपनी झूठी अकड़ में वापस आ गया। तभी पास खड़े एक अंकल आगे बढ़े और अनंत से बोले, रहने दो बेटा, कोई बात नहीं, इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, तुम लोग लड़ाई मत करो। अनंत ने उस लड़के को घूरते हुए कहा, नुकसान छोटा हो या बड़ा, भरना तो इसे ही पड़ेगा अंकल। इतना कहकर अनंत बिना पूछे ही उस लड़के की जेब से उसका वॉलेट निकाल लिया। उसमें जितने भी पैसे थे सब निकाल कर अंकल के हाथ में रख दिए। फिर वॉलेट वापस अपने हाथ में थमाते हुए उसकी आंखों में सीधा देखते हुए धीमे लेकिन गुस्से से भरे लहजे में बोला, बाकी का हिसाब फिर कभी करेंगे। लड़का गुस्से से अनंत को घूरते हुए, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, याद रखना। अनंत तिरछी मुस्कान के साथ, महंगी चीज़ों की आदत है मुझे, सस्ता कभी पसंद ही नहीं आया, ऑल द बेस्ट। अनंत हल्की तंज भरी मुस्कान के साथ, सस्ती चीज़ों में कभी दिलचस्पी रही ही नहीं मेरी, बेस्ट ऑफ लक। उसकी बात सुनकर सामने खड़ा लड़का गुस्से से उसे घूरता हुआ अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। अनंत ने बिना उसकी परवाह किए अपनी नज़रें उस जगह पर टिका दी जहाँ कुछ देर पहले ही मीरा खड़ी थी। उसका दिल अजीब सी बेचैनी से भर उठा।
वो बार-बार इधर-उधर देखने लगा, लाल ड्रेस वाली उस लड़की को ढूंढने की कोशिश में, लेकिन धीरे-धीरे भीड़ छंटने लगी और मीरा कहीं दिखाई नहीं दी। तभी वो अंकल उसके पास आए और हाथ जोड़ते हुए बोले, थैंक यू बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की। उसकी आवाज़ सुनकर अनंत जैसे अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने तुरंत उनके हाथ नीचे किए और हल्की मुस्कान के साथ बोला, कोई बात नहीं अंकल, अपना ध्यान रखिए। इतना कहकर वो कार की तरफ बढ़ गया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, लेकिन जिसे ढूंढकर उसके दिल को सुकून मिल सकता था वो कहीं नहीं थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने अपनी सीट पर हाथ रखा और हल्की सी बेचैनी के साथ बुदबुदाया, उफ, ये क्या था? कौन थी वो लड़की जो एक पल में ही सब कुछ बदल कर चली गई? उसने सिर सीट पर टिकाया और आंखें बंद कर ली। अगले ही पल मीरा का चेहरा उसकी बंद पलकों के पीछे उभर आया। उसने गहरी सांस ली और होठों पर अपने आप एक हल्की मुस्कान आ गई। जो भी थी किसी अप्सरा से कम नहीं थी। दिल पर ऐसी छाप छोड़ गई जो शायद कभी मिटेगी ही नहीं। अनंत ने धीरे से अपनी आंखें खोली। एक आखिरी बार उसी जगह को देखा जहां मीरा खड़ी थी, फिर कार स्टार्ट की और वहां से चला गया। इधर आरवी ने मीरा का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से खींचते हुए ऑटो तक पहुंचाया। उसने मीरा को अंदर बैठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गई। मीरा काफी घबराई हुई लग रही थी। उसकी आंखें हल्की नम थी, नजरें झुकी। उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, तू वहां करने क्या गई थी? मैंने साफ बैठकर इंतजार करना। अपना बैग अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया, जैसे खुद को संभाल रही हो। फिर मासूम सा चेहरा बनाकर आरवी की तरफ देखा और धीमे से बोली, मैं तो तुझे लेने ही आई थी। मुझे क्या पता था वहाँ दो लोग इस तरह लड़ने लगेंगे। मीरा की बात सुनते ही आरवी का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। वो हंस पड़ी। मीरा ने आंखें मटकाते हुए उसे देखा, जैसे कह रही हो, इसमें हंसने वाली क्या बात है? मीरा ने धीरे से अपने आंसू पोंछे। आरवी भी अब थोड़ा शांत हो चुकी थी। फिर उसने थोड़ा एक्साइटेड होकर कहा, आरवी यार, तुझे वो लड़का गुंडा कहाँ से लग रहा था? तूने उस वाइट टी शर्ट वाले को ठीक से देखा भी था? एकदम हीरो लग रहा था वो। सच में मैं तो उसकी फैन हो गई। आरवी की बात सुनकर मीरा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों के सामने भी अनंत का चेहरा घूम गया, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया जब उसने दूसरे लड़के को जोर से मुक्का मारा था। बस फिर क्या था? मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, मीरा हीरो? सच में? मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, एकदम गुंडा टाइप लगा वो। आरवी मुंह बनाकर, तेरी तो चॉइस ही खराब है। तुझे वही सीधे साधे बोरिंग टाइप लड़के पसंद आएंगे जो बस किताबों में घुसे रहे, जिनको गुस्सा तक न आता हो। अरे यार, लड़का ऐसा होना चाहिए जिसके पीछे सारी लड़कियां पागल हो, लेकिन वो सिर्फ एक ही लड़की के लिए सीरियस हो, समझी? मीरा को आरवी की बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उसने बिना कुछ कहे अपने बैग से हेडफोन निकाले और कानों में लगा लिए। फिर बाहर देखते हुए आराम से गाने सुनने लगी, जैसे उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं हो। आरवी ने जब खुद को पूरी तरह से इग्नोर होते देखा तो मुंह फुलाकर चुपचाप बैठ गई। कुछ ही देर में ऑटो मार्केट पहुंच गया। आरवी ने ऑटो वाले भैया को पैसे दिए और मीरा का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ चल पड़ी। मीरा का जो मूड पहले खराब था वो अब मार्केट की रौनक देखकर ठीक होने लगा। चारों तरफ रंग बिरंगी चीजें देखकर उसके चेहरे पर फिर से एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आरवी उसे खींचते हुए कपड़ों की दुकान में ले गई। मीरा जहां ज्यादातर इंडियन आउटफिट्स देख रही थी, वहीं आरवी ने जबरदस्ती उसे 4-5 जीन्स और कुछ ट्रेंडी टॉप्स दिलवा दिए। लेकिन मीरा ने भी अपनी जिद पूरी की और कुछ सुंदर इंडियन ड्रेसेज भी ले लिए। अच्छी बात ये रही कि उन्हें कम कीमत में बहुत बढ़िया कपड़े मिल गए। कपड़ों के बाद दोनों ने जूते भी खरीदे और ऐसी ही छोटी मोटी शॉपिंग करते करते करीब 2 घंटे निकल गए। आखिर में दोनों ने वहाँ के मशहूर मोमोज खाए। दोनों मार्केट से बाहर आ गई। उनके हाथों में शॉपिंग के कई बैग्स थे और चेहरे पर हल्की थकान के साथ शॉपिंग की खुशी भी साफ दिख रही थी। बाहर आते ही उन्होंने एक ऑटो लिया और आश्रम की तरफ निकल पड़ी, लेकिन इस बार मीरा थोड़ा परेशान लग रही थी। वो बार-बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देख रही थी, जैसे समय उसके हाथ से फिसल रहा हो। फिर उसने जल्दी से आगे झुककर कहा, मीरा भैया, मीरा
भैया प्लीज़ थोड़ा तेज़ चलाइए ना, मुझे थोड़ा जल्दी है। आरवी ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे शांत करने की कोशिश की और बोली, इतनी टेंशन क्यों ले रही है तू, सब ठीक हो जाएगा। मीरा ने हल्की सी बेचैनी के साथ जवाब दिया, मीरा आरवी बस 10 मिनट ही बचे हैं, मुझे सीधे एमसीडी पहुंचना है। अगर लेट हो गई ना तो सर बहुत डांटेंगे। आरवी ने एक पल सोचा, फिर तुरंत एक आइडिया देते हुए बोली, आरवी अरे इसमें इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है, तू आश्रम मत जा, सीधे एमसीडी चली जा, मैं दूसरे ऑटो लेकर सारा सामान आश्रम पहुंचा दूंगी। आरवी की बात सुनते ही मीरा के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई, जैसे उसकी सारी टेंशन एक पल में गायब हो गई। वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आरवी थोड़ा इतराते हुए, देखा कितनी स्मार्ट हूँ मैं। फिर ऑटो वाले से, भैया यहीं रोक दीजिए, मुझे उतरना है, आप इन्हें आगे मेन मार्केट वाले एमसी डोनाल्ड तक छोड़ दीजिए। ऑटो वाले ने तुरंत साइड में ऑटो रोक दिया। आरवी ने मीरा को बाय कहा, सारा सामान उठाया और ऑटो से उतर गई। मीरा ने मुस्कुराते हुए उसे फ्लाइंग किस दी और हाथ हिलाकर बाय कहा, फिर अपनी मंजिल एमसीडी की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ अनंत की कार एक पोश इलाके में बने बड़े से बंगले के सामने जाकर रुकी। सफेद रंग का वो आलीशान बंगला दूर से ही अपनी रॉयल्टी दिखा रहा था। जैसे ही गेट पर खड़े वॉचमैन ने अनंत की ब्लैक मर्सिडीज देखी, उसने तुरंत गेट खोल दिया। अनंत अपनी कार अंदर लेकर गया और पार्किंग में गाड़ी खड़ी की और बाहर निकलकर घर के अंदर की तरफ बढ़ गया। बंगला बाहर से जितना शानदार था, अंदर से उससे भी ज़्यादा लग्जरियस था। हर चीज़ बेहद कीमती और क्लासी लग रही थी। दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स, जिनकी कीमत का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। एक बड़ा सा हॉल, जहां गोल आकार में रखे गए सोफे पर करीब 20-25 लोग आराम से बैठ सकते थे। उसी सोफे पर एक बेहद एलिगेंट और क्लासी दिखने वाली करीब 40-45 साल की महिला बैठी थी। उन्होंने खूबसूरत प्लाजो सूट पहना हुआ था और अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। उनकी पर्सनैलिटी से साफ झलक रहा था कि उन्होंने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। अनंत जैसे अंदर आया, उसकी नज़र उस महिला पर पड़ी। वो बिना रुके सीधे उसके पास गया और सोफे पर आधा लेटते हुए अपना सर उसकी गोद में रख दिया। महिला ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। उन्होंने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, माँ क्या बात है, आज मेरे बेटे को अपनी माँ पर इतना प्यार कैसे आ गया। अनंत ने अपनी मोम की बात सुनी तो उनकी कमर को हल्के से पकड़ते हुए बोला, मोम पता नहीं क्यों आज बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। मोम ने तुरंत उसके चेहरे को चिंतित होकर पूछा, तू ठीक तो है ना अनंत, कहीं बुखार तो नहीं है, डॉक्टर को बुलाऊं क्या, बता तो सही हुआ क्या है। अपनी मोम को इतना परेशान देखकर अनंत तुरंत उठकर बैठ गया। उसने उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और धीरे से बोला, नहीं मोम, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अगर शरीर में कोई दिक्कत होती तो मुझे खुद पता चल जाता। थोड़ा रुककर बेचैनी से, लेकिन ये वो नहीं है, कुछ अलग है जो समझ नहीं पा रहा। अंदर से बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ बदल गया हो। मोम ने उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर हल्के से बोली, बता तो सही, तू ठीक तो है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रुक, तेरे डैड को कॉल करती हूँ। अनंत जल्दी से रोकते हुए, नहीं मोम, डैड को कॉल करने की ज़रूरत नहीं, बस मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा कि ये क्या फीलिंग है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि आज से पहले ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। किसी के कुछ भी करने से मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आज उसका डरा हुआ चेहरा देखकर हल्का रुककर मुझे भी डर लगने लगा। पहली बार किसी से लड़ते हुए डर महसूस हुआ। अनंत की मोम उसे हैरानी भरी नज़रों से देख रही थी। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अनंत आखिर कहना क्या चाहता है। जब अनंत ने उनकी उलझन भरी शक्ल देखी तो उसने एक गहरी सांस ली, फिर उनके हाथों को हल्के से चूमते हुए बोला, मॉम आप जानती है ना, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपको या डैड को कोई परेशानी हो। मॉम ने उसके चेहरे को प्यार से देखते हुए मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है बेटा।
तुम बहुत समझदार और अच्छे बच्चे हो। मुझे तुम्हारे डैड को तुम पर बहुत गर्व है, लेकिन तुम अभी जो कर रहे थे वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? अनंत हल्का सा मुस्कुराया, जैसे खुद भी अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज हो। अनंत, मोम बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। जब मैं खुद समझ पाऊंगा कि ये सब क्या है तब आपको सब कुछ बता दूंगा। मोम ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। ठीक है बेटा, अब तुम अपने कमरे में जाओ, मैं कुछ खाने को भिजवाती हूँ। अनंत सोफे से उठते हुए बोला। नहीं मोम, अभी कुछ खाने का मन नहीं है, मुझे बस थोड़ा आराम करना है। इतना कहकर अनंत सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया और धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चला गया। साक्षी जी उसे जाते हुए देखती रही, फिर धीमे से खुद से बोली, आज अनंत को क्या हो गया? कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था। उम्मीद है सब ठीक हो जाए, मुझे उसके डैड से बात करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ अनंत अपने कमरे में पहुंच चुका था। उसका कमरा भी बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी जैसा था, बेहद क्लासी और एलिगेंट। ऑफ वाइट और ग्रे थीम से सजा हुआ उसका रूम बेहद खूबसूरत लग रहा था। हर तरह की सुविधा वहां मौजूद थी और सामने बालकनी से घर का सबसे शानदार व्यू नजर आता था। कमरा काफी बड़ा और खुला हुआ था। अंदर से अनंत ही आते ही अपनी टी शर्ट उतारी और लापरवाही से सोफे पर फेंक दी। टी शर्ट उतरते ही उसकी फिट और टोन बॉडी साफ झलक रही थी। वो जाकर सीधे बेड पर औंधे मुंह गिर गया और आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, हमारी खूबसूरत मीरा का चेहरा उसकी आंखों के सामने उभर आया। अनंत ने झट से आंखें खोल दी, तुरंत पलटकर सीधा लेट गया। उसने झुंझलाकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अनंत यार, ये तो मुझे सोने भी देगी या नहीं? कौन हो तुम और कहाँ ढूंढूं तुम्हें? धीरे से बेचैनी के साथ, एक बार फिर तुम्हें देखने का मन कर रहा है। आखिर करूं क्या मैं? उसने पास रखा तकिया उठाकर जोर से फेंक दिया। फिर उठकर खड़ा हुआ और अपना फोन लेकर बालकनी में चला गया। उसने तुरंत एक नंबर डायल किया और फोन कान से लगा लिया। कुछ ही रिंग्स के बाद कॉल उठ गई। अनंत बोला, रुद्र 10 मिनट में मेरे घर पहुंच जा। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दी। कुछ देर तक वो बालकनी में ही खड़ा रहा, दीवार से टेक लगाकर गहरी सोच में डूबा हुआ। फिर वापस अंदर आया और सीधे बाथरूम में चला गया। करीब 15-20 मिनट के बाद जब वो बाहर निकला तो देखा सोफे पर रुद्र आराम से बैठा हुआ अपना फोन चला रहा था। रुद्र भी काफी हैंडसम था, लेकिन उसका अंदाज अनंत से बिल्कुल अलग था। वो एकदम क्यूट चॉकलेटी बॉय टाइप था। चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, हर किसी से प्यार से बात करता था। वहीं अनंत, पूरा कॉलेज उसे उसके एटीट्यूड के लिए जानता था। वो बहुत कम मुस्कुराता था और बिना मतलब किसी से बात करना तो जैसे उसकी आदत में ही नहीं था। लेकिन कुछ खास लोग थे जिनके सामने वो बिल्कुल अलग था। उसके मॉम, डैड और रुद्र। सिर्फ इन्हीं के सामने वो अपना असली रूप दिखाता था और अपने दिल की हर बात खुलकर कहता था। रुद्र ने जैसे ही अनंत को देखा, उसने अपना फोन साइड में रखा और सीधे पूछा, हाँ बता, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया, क्या हुआ? अनंत ने टॉवल बेड पर फेंका और जल्दी से टी शर्ट पहनी और आकर रुद्र के पास सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी साफ नजर आ रही थी। वो थोड़ा परेशान सा होकर बोला, यार मुझे किसी को ढूंढना है, प्लीज मेरी मदद कर दे। रुद्र उसकी तरफ मुड़कर बैठ गया और सक भरी नजरों से देखते हुए बोला, किसे ढूंढना है? और देख, कहीं फिर से किसी से पंगा तो नहीं ले लिया ना तूने? इस बार मैं तुझे अंकल से बचाने वाला नहीं। अनंत ने झुंझलाकर उसे घूरा और थोड़ा अकड़ते हुए बोला, पहले तू अपना मुंह बंद रख, पूरी बात तो सुन ले। रुद्र भी उसे घूरते हुए बोला, अच्छा तो अब तू मुझे चुप कराएगा? सीधे सीधे बोलना, क्या कहना है? इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है? अनंत ने भी उसी अंदाज में घूरते हुए कहा, तू पहले अपनी बकवास बंद करेगा तभी कुछ बोल पाऊंगा ना। रुद्र थोड़ा शांत होकर, अच्छा ठीक है, गुस्सा छोड़, अब आराम से बता हुआ क्या है। अनंत ने उसकी बात सुनी। कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसकी आंखों में साफ बेचैनी दिख रही थी। फिर उसने धीमे लेकिन परेशान लहजे में कहा, यार मुझे उसे ढूंढना है, पिछले 2 घंटे से सही नहीं लग रहा, बस दिल कर रहा है कि एक बार उसे फिर से देख लूं। पता नहीं वो एक मुलाकात में क्या कर गई, अंदर से कुछ अजीब सा चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ।
उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता मैं, बस उसका वो चेहरा एकदम बार्बी डॉल जैसा बार-बार आँखों के सामने आ रहा है और जा ही नहीं रहा। रुद्र ध्यान से उसकी सारी बातें सुन रहा था। फिर उसने अनंत को गौर से देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, रुद्र, ओह तो मामला लड़की का है। रुद्र की ये बात सुनते ही अनंत उसे ऐसी नज़रों से घूरा जैसे अभी वहीं खत्म कर देगा। रुद्र बेचारा थोड़ा घबरा गया, तुरंत सफाई देते हुए बोला, अरे यार मजाक कर रहा था, सीरियस मत हो। पूरा बता, कहाँ मिली थी वो और तूने उससे बात क्यों नहीं की? इतना हैंडसम बंदा है तू, एक बार बात करता वहीं फिदा हो जाती तेरे ऊपर। अनंत ने हल्का सा सिर झुकाया और धीमे से कहा, नहीं वो फिदा नहीं हुई, वो डर रही थी मुझसे, मैंने उसकी आंखों में डर देखा था। रुद्र घूरते हुए, ऐसा क्या कर दिया तूने उसके साथ जो वो तुझसे डर गई? अनंत ने उसे फिर से गुस्से से देखा और दांत भींचते हुए बोला, अपना अनंत बोला, अपना बेकार का दिमाग अपने पास रख, मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। सड़क पर एक लड़के से मेरी बहस हो गई थी और वो वहीं खड़ी थी, मुझे लड़ते हुए देख रही थी और सच में डर गई थी। पता नहीं यार, उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरे हाथ खुद ब खुद रुक गए। इतनी छोटी सी थी और बहुत खूबसूरत भी। एक छोटे से झगड़े को देखकर वो ऐसे डर रही थी जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो। और जब उसे लगा कि मुझे चोट नहीं लगी तो उसने अपने दिल पर हाथ रखकर राहत की सांस ली थी। यार बहुत क्यूट थी वो। मुझे उसे ढूंढना है, पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। तू मेरी हेल्प कर प्लीज। रुद्र ने उसे थोड़ा समझाने वाले अंदाज में देखा और बोला, रुद्र, लेकिन अनंत, इतनी बड़ी दिल्ली में उसे कैसे ढूंढेंगे? कम से कम नाम तो पूछ लेता। अनंत ने चिढ़कर उसकी तरफ देखा और बोला, अगर नाम पूछने का टाइम होता तो बाकी सब डिटेल्स भी ले लेता ना। तेरा दिमाग सही है ना, या आज ही खराब हुआ है? मैंने कहा ना, वहाँ झगड़ा चल रहा था। बस एक पल के लिए मेरी नज़र उससे हटी और वो गायब हो गई। रुद्र, यार अनंत इतना चिल्ला क्यों रहा है? एक लड़की के लिए अपने ही दोस्त पर गुस्सा निकाल रहा है। अनंत ने रुद्र की बात सुनी तो अचानक से उसके पास जाकर उसे पकड़ लिया और उसके कंधे पर से रखकर लगभग बेबस आवाज में बोला, यार रुद्र, मैं सच में बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। बस एक बार उसे फिर से देखना है। बहुत अजीब लग रहा है अंदर से। तू ही बता, कोई दवा है क्या जिससे ये फीलिंग खत्म हो जाए? बहुत परेशान कर रही है ये। रुद्र ने उसकी पीठ हल्के से थपथपाई। इस बार थोड़ा सीरियस होकर बोला, अरे यार रिलैक्स, इतना टेंशन मत ले, मिल जाएगी वो, हम ढूंढ लेंगे उसे। मैं कोशिश करता हूँ कुछ पता करने की। फिर थोड़ा सोचते हुए, अच्छा ये बता, उस जगह के आसपास सीसीटीवी कैमरे थे क्या? अगर उसकी कोई फोटोज मिल जाए तो उसे ढूंढना आसान हो जाएगा। अनंत, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन हाँ, ये सब मेन मार्केट के एलांते मॉल के पास हुआ था। रुद्र बड़े ध्यान से अनंत को देख रहा था। अनंत सोफे पर सिर टिकाए बैठा था, उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। रुद्र उसके हर एक्सप्रेशन को गौर से नोट कर रहा था, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इस बार उसने कुछ कहा नहीं। वो चुपचाप अपना फ़ोन उठाकर बालकनी में चला गया और किसी को कॉल लगाकर धीरे-धीरे बात करने लगा। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। रुद्र उसके हर एक्सप्रेशन को गौर से नोट कर रहा था, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपना फ़ोन उठाकर बालकनी में चला गया और किसी को कॉल लगाकर धीरे-धीरे बात करने लगा। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या रुद्र मीरा को ढूंढ पाएगा और कैसी होगी इनकी दूसरी मुलाकात? पहली तो वैसे आमने सामने हुई भी नहीं थी, लेकिन देखते हैं अब आगे क्या होता है इस प्यारी सी कहानी में। धन्यवाद।